हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो जो होगी आपका बाल विकास जो आप लोग की आज की वीडियो होगी वह यूपी टेट और सी टेट दोनों को ध्यान में रखते हुए दोनों का सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जिसको हम लोग बाल विकास बोलते हैं, इसका प्रैक्टिस सेट होगा। और प्रैक्टिस सेट में आज की वीडियो के माध्यम से पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी और इस प्रैक्टिस सेट को आप पूरा अंत तक कवर करेंगे। देखेंगे कि आप कितनी चीज़ों को सीख लिए हैं या आपकी तैयारी को कितना अनुभव आपके द्वारा मिल सका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम पहला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न है कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है। याद रखेंगे बच्चों के लिए एक अधिनियम लाया गया था, उस अधिनियम का नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और याद रखेंगे यह अधिनियम ये कहता है कि 6 वर्ष से 14 कितने दोस्तों 6 वर्ष से 14 वर्ष के जितने बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और याद रखेंगे ये जो शिक्षा प्रत्येक बच्चे को लागू कराना या देना सरकार का एक कार्यक्रम है। अगर 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को किसी भी आप लोग फैक्ट्री में या अन्य जगहों पर बधुआ मजदूर के रूप में आप नहीं रख सकते हैं। ऐसे 6 वर्ष के 14 वर्ष के बच्चों को जो इनका मूल अधिकार है कि इन्हें शिक्षा का प्रदान कराया जाए और शिक्षा के प्रति इन्हें उत्साहित कराया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर की बात करेंगे। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य वह बच्चा क्या होगा। याद रखेंगे जो बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है ना, इसी के द्वारा बच्चे की बुद्धि का मापन किया जाता है। याद रखेंगे। और अगर किसी बच्चे का बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच है ना, तो याद रखेंगे वह बच्चा जो कहलाएगा वह सामान्य बुद्धि का कहलाएगा। बच्चा किस बुद्धि का दोस्तों, सामान्य बुद्धि का कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बच्चा सामान्य बुद्धि का बच्चा कहलाएगा। अगर आप लोगों से कहीं भी पूछे प्रखर बुद्धि का बच्चा क्या किसे आप बोलिएगा, तो जिस बच्चे का IQ 130 प्लस हो ना दोस्तों, याद रखेंगे 130 प्लस हो उस बच्चे को हम लोग प्रखर बुद्धि का बच्चा बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत जगह पे पूछता है जड़ बुद्धि किसे बोलते हैं, तो जिस बच्चे का IQ याद रखेंगे, मैं यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ कि जिस बच्चे का IQ आपका 70 से नीचे हो, क्या दोस्तों 70 से कम हो, 70 से कम हो, उसको हम लोग जड़ बुद्धि का बालक बोलेंगे। इस तरीके को इस बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रखर बुद्धि 130 प्लस और सामान्य बुद्धि 90 से 110 प्लस। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो यूपी टेट और सी टेट दोनों को बाल विकास को ध्यान में रखते हुए मैं शूट कर रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा लास्ट तक आप लोग देखिएगा। आज की वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है। याद रखेंगे बुद्धि एवं विकास के अध्ययन की सर्वाधिक जो सबसे बेस्ट विधि है वह कौन सी विधि है, आपको बताना है। मनोविश्लेषण विधि है कि तुलनात्मक विधि है कि आपका विकासी बुद्धि है कि आपका सांख्यिकी विधि है। याद रखेंगे जब इस चीजों को ध्यान रखेंगे तो एक बच्चे के वृद्धि एवं विकास अध्ययन की सर्वाधिक जो विधि है ना वह विकासी विधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोविश्लेषण विधि नहीं होगी। बहुत से बच्चे जो होंगे वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इस बात को याद रखिएगा। देखेंगे कि एक बच्चे के वृद्धि एवं विकास का जो अध्ययन किया जाता है वह विकासी विधि के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। 4 नंबर की बात करेंगे। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। याद रखेंगे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, तो आजीविका कमाना, मतलब वो पैसे कमाकर अपने घर का जो पालन पोषण या अपने बच्चे का करता है, यह उसका मुख्य उद्देश्य होता है। कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। कि पढ़ना एवं लिखना सिखाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। कि बौद्धिक विकास कराना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो याद रखेंगे जब चारों ऑप्शन को देखेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा ना दोस्तों, याद रखेंगे बच्चे का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण मतलब सभी क्षेत्रों में मानसिक शारीरिक और सर्वांगीण विकास, सभी विकास कराना ही बच्चे का सर्वांगीण विकास कहलाता है। और जो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है ना बच्चे का सर्वांगीण विकास कराना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर की बात देखेंगे। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। याद रखेंगे मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा था, यह कथन किसका है, तो याद रखेंगे मनोविज्ञान शिक्षा का एक आधारभूत विज्ञान है, इसको वुडवर्थ ने कहा था। याद रखेंगे यह कथन वुडवर्थ जी का है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु, याद रखेंगे यहाँ पे दिया है दोस्तों, याद रखिएगा बच्चे का मानसिक आयु दिया है 5 वर्ष। कितना है दोस्तों, 5 वर्ष है। और इसके बाद उसका वास्तविक आयु क्या है दोस्तों, तो 4 वर्ष है। क्या है प्यारे, आप लोग याद रखेंगे 4 वर्ष है। उसका बुद्धि लब्धि बताना है। बुद्धि लब्धि को IQ से दर्शाते हैं। IQ बराबर होता है मानसिक आयु
याद रखेंगे मानसिक आयु बटा के दोस्तों क्या होगा वास्तविक आयु और गुणा के क्या होता है 100 होता है। याद रखेंगे तो यही कहा है दोस्तों, मानसिक आयु कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, वास्तविक आयु कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी और गुणा के 100 हो जाएगा। 4 से 100 में भाग देंगे, 25 चौका 100 होता है, 4 बार जाएगा और इसके बाद 25 का 25 में गुणा करिएगा 125, मतलब उस बच्चे का आईक्यू क्या होगा दोस्तों 125 होगा। क्या होगा दोस्तों याद रखिएगा 125 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे का बुद्धि लब्धि क्या होगा, तो आपको तुरंत ध्यान रखना होगा कि उस बच्चे का बुद्धि लब्धि 125 होगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। 7 नंबर बहुत बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो जो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, अगर हिंदी अक्षर की बात करें दोस्तों तो यह पहचानने का जो आयु होता है वह 3 वर्ष माना गया है। क्या माना गया दोस्तों 3 वर्ष माना गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें सर्वप्रथम बच्चा किसको पहचानता है, अगर ऐसी बात पूछे तो माता को। किनकी आवाज़ को सबसे पहले वह केयर करना स्टार्ट करता है तो माता को। पहला टीचर कौन होती है तो माता होती है, ठीक ना। कहाँ से बच्चे का सामाजिकता का विकास होता है तो सबसे पहले परिवार से होता है, फैमिली से होता है, मम्मी पापा से होता है। इस चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। पहला डॉक्टर माता है तो पहला टीचर भी क्या है तो माता ही है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं 8 नंबर की बात करिएगा कि एलेक्सिया क्या होता है। बहुत यह अधिगम अक्षमता है और एलेक्सिया संबंधित कौन सी अधिगम अक्षमता होती है तो पढ़ने की अक्षमता होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो एलेक्सिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एलेक्सिया जो होती है दोस्तों वो पढ़ने की अक्षमता होती है। अगर आपसे कहीं डिस्कूलिया पूछे ना तो डिसकैलकुलिया जो होती है ना, याद रखेंगे डिस्कूलिया जो होती है या इसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं। गणना संबंधित अक्षमता हो तो उसे डिसकैलकुलिया बोलते हैं। अगर पढ़ने संबंधित क्षमता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्ग्राफिया या एलेक्सिया बोलते हैं। लेखन संबंधित अक्षमता हो तो उसको क्या बोलते हैं याद रखेंगे, जैसे डिस्कूलिया, डिस्टेनिया, डिस्माफिया, तो ये सभी चीज़ें होती है। डिस्ग्राफिया होती है लेखन संबंधित, और टेंशन संबंधित, अगर बच्चे के अंदर टेंशन आ जाए तो उसके अंदर डिस्टेनिया होता है। ये भी चीज़ों को याद रखेंगे। डिस्माफिया अगर पूछे तो डिस्माफिया में भ्रम की स्थिति आ जाती है, बच्चा मुर्गा और मोर में अंतर नहीं कर पाता है, इसको डिस्माफिया बोलते हैं। आगे देखते हैं पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। आपको बता दें पियाजे साहब ने बच्चे के 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। याद रखें कितनी अवस्थाएं हैं दोस्तों 4 अवस्थाएं हैं, इस बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और मैं बता दूं यह जो अवस्था होती है ना, पहली अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था। इसकी यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। हर साल एक ना एक प्रश्न इससे बनता है। संवेदी गामक अवस्था होती है और यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। सेकेंड नंबर की अवस्था 2 से 7 साल तक होती है, इसे हम लोग बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या बोलते हैं दोस्तों याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल तक होती है। और थर्ड नंबर पर आता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या है दोस्तों तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल तक होती है। और याद रखेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद होती है। याद रखेंगे, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल याद कर लेंगे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है यह पियाजे के द्वारा बच्चों के संबंधित 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। और यही कहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है, तो याद रखेंगे 11 वर्ष के बाद की जो अवधि होती है, 11 से 15 वर्ष भी कहीं कहीं लिखा होता है, यही अवधि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट, जितना आप लोग प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे उतना आपके अंदर एक क्षमता आएगा या आंतरिक मोटिवेशनल आएगा। आप लोग उस चीज़ों को कवर करेंगे, प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न का लेवल क्या होता है। जितने भी प्रश्न होते हैं, मैं जितने भी प्रश्न आपके लिए लाता हूं सब एक नए शोध के प्रश्न होते हैं। वह यूपी टेट या तो आपका सी टेट, दोनों में से प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न होते हैं। चाहे आपका केबीएस से पूछे, चाहे DSSB से पूछे, आपका नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, जितने भी आपके टीचर वैकेंसीज होती है ना, वहाँ से मैं CDP टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं ना, यूपी टेट में भी होते हैं ना, वहीं से प्रश्न आपके CDP के बाल विकास के लिए जाते हैं। वह कोई अलग से प्रश्न नहीं लिए जाते हैं। तो सभी प्रश्न अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए आप सभी प्रश्नों को या सभी वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 10 नंबर की बात करेंगे। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने समय लगता है, या बच्चे का गर्भकाल कितने समय का माना जाता है। तो याद रखेंगे यह जो अवस्था होती है ना वह 9 माह की होती है। कितनी दिन की होती है दोस्तों, याद रखेंगे 9 माह की होती है। और यह अवस्था को बोलते हैं 280 दिन। याद रखेंगे 280 दिन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं 9 माह बोलते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा।
आगे देखते हैं दोस्तों, अगला देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? याद रखेंगे उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है। बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है कि उसने अपने 3 वर्षीय बच्चे का अध्ययन किया था, बाल विकास के संबंधित अपनी अवधारणाओं को भी प्रस्तुत किया था 3 वर्षीय के बच्चे पर उन्होंने अध्ययन करके, और उस महान मनोवैज्ञानिक का नाम है पेस्टोलॉजी। आपको याद कर लेना है, पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय बच्चे पर अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। बालक का विकास होता है, बालक का विकास कैसे होता है अगर आपसे पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? तो बालक का विकास होता है सिर से पैर की तरफ। किस क्रम में होता है दोस्तों? सिर से पैर की तरफ होता है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालक का विकास होता है सिर से पैर की तरफ। यूपी टेट का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं, विकास के संबंध में गलत है, क्या गलत है यही आपको बताना है। याद रखेंगे विकास जो होता है वह विशिष्ट से समान की ओर होता है। याद रखेंगे ये तो बात सही है दोस्तों। विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास है, मतलब कि ये विकास जो होता है ना वह सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, और भी क्षेत्र में विकास होते हैं। तो याद रखेंगे विकास जो होता है, विकास दिशा सिर से पैर की तरफ होता है, अभी मैंने आगे बता ही दिया, ये भी बात सही है। याद रखेंगे गलत कथन पूछा है ना, तो विकास वर्तुलाकार गति है, ये बात गलत है दोस्तों। याद रखेंगे विकास जो होता है ना, याद रखेंगे एक दिशी गति होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये चीजें गलत है, और तीनों चीजें सही है कि विशिष्ट से समान की तरफ, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, और याद रखेंगे सिर से पैर की तरफ होती है। विकास का ये निर्धारण निश्चित क्षेत्र होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है कि गर्भधान काल की अवस्था कौन सी नहीं है। याद रखेंगे गर्भधान काल अवस्था आपको बता दिया ना, 9 माह होती है या तो 280 दिन होता है, या बच्चे के गर्भधान काल की अवस्था मानी जाती है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और गर्भधान काल की अवस्था कौन नहीं है, तो डिम्ब भी गर्भ की अवस्था बोली जाती है, बीजकरण भी होता है, और भ्रूण का विकास ये भी होता है। लेकिन याद रखेंगे गर्भ के बाद की जो अवस्था होती है इसको हम लोग बोलते हैं शैशवावस्था। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह गर्भधान काल की अवस्था नहीं मानी जाती है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद की अवस्था बोली जाती है शैशवावस्था। आगे देखते हैं कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, क्या कहलाती है यही बताना है दोस्तों। तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास ये कहलाता है। याद रखेंगे कि शरीर तथा हड्डियों का विकास कहलाता है, कि शरीर तथा हृदय का विकास कहलाता है, कि आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास कहलाता है। जब आपको ऐसे पेडागोजी के प्रश्न दे तो आप कैसे इसको हल ढूंढिएगा। यहाँ पे देखेंगे मानव जीवन का मनोभौतिक एकता कहलाती है। याद रखें मनोभौतिक, याद रखेंगे मन की भौतिक, मतलब यहाँ पे मन तथा शरीर का विकास ही क्या कहलाता है? मन भौतिक एकता का विकास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या होती है? मन तथा शरीर का विकास करना। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, किसका होता है? ये ऑप्शन आपके सामने है, पैर का, कि सिर का, कि आपका धड़ का, आप क्या बताएंगे? यहाँ पे बताइएगा कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह सिर का होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल से हो जाएगा। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिर का, और आप लोग याद रखेंगे। और अलग से अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले हृदय का होता है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, गूगल भी कर सकते हैं। तो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण हृदय का होता है, लेकिन इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है, लेकिन जन्म के समय शिशु का मतलब होता है दोस्तों, याद रखें, पूछता है कि नवजात शिशु किसे बोलते हैं? तो नवजात शिशु जो होता है ना, जन्म से लेकर 28 दिन के बच्चे को नवजात शिशु बोलते हैं। और याद रखेंगे केवल शिशु पूछे ना तो 3 मंथ के, याद रखेंगे 3 माह के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो शिशु का नाम दे देते हैं। यहाँ पे प्रश्न यह है प्यारे कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो याद रखेंगे 270 पाई जाती है। कितनी दोस्तों? 270 पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल से हो जाएगा। जैसे जैसे बच्चे के अंदर विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, बच्चा जैसे जैसे वयस्क मनुष्य बनता जाता है, तो अंतिम में वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। तो याद रखेंगे 270 से 206 हो रही है, मतलब हड्डियां आपस में क्या होती है दोस्तों? जुड़ती हैं। आप इस चीजों को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, किस चीज का बढ़ावा देता है? ये भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किस चीज का बढ़ावा देगा? प्रतियोगिता की भावना का? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये बात को याद रखेंगे। सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का। याद रखेंगे जो ऑप्शन नंबर चारों आप लोग देखेंगे, 18 का चारों ऑप्शन आप देखेंगे, तो एक अच्छा अध्यापक का गुण होता है कि बच्चे को मदद पहुंचाना, बच्चे को सहयोग का भावना विकसित करना। ऑप्शन
नंबर बी, बच्चा कहाँ पे सीखने में कठिनाई प्रस्तुत कर रहा है, कठिनाई उसे हो रही है, उस चीज़ों को देखना, उसे सीखने के प्रति उत्साहित करना, उसको मोटिवेट करना एक अच्छा अध्यापक का यही गुण होता है। याद रखेंगे, विद्यार्थियों के मत प्रतियोगिता का भावना उत्पन्न नहीं करना है दोस्तों, याद रखेंगे, बिल्कुल गलत होगा। प्रतिद्वंदिता की भावना नहीं होगा, तटस्थता की भावना हो सकता है, लेकिन सहयोग की भावना न होता, तब हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाते हैं। इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे ले चलते हैं दोस्तों। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 19 नंबर क्वेश्चन के ध्यान देखिएगा। तो जब बालक का जन्म होता है ना, उस समय जो शिशु होते हैं ना, नवजात शिशु होते हैं, उनके जो मस्तिष्क का भार होता है ना, वो कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 300 ग्राम बोल रहे हैं, 400 ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 400 ग्राम का होता है। बालक के जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का जो भार होता है वो 400 ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कल्पना जगत में विचरण होता है, याद रखेंगे, जो बच्चे की एक अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो होता है ना कल्पना जगत में विचरण करता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, क्या आपका बाल्यावस्था, क्या आपका शैशवावस्था व किशोरावस्था? याद रखेंगे, कल्पना जगत में विचरण हर बच्चे की हर अवस्था की विशेषता ही होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शैशवावस्था व किशोरावस्था में बच्चा जो होता है वह कल्पना जगत में विचरण करता है। क्या होता है आपको ध्यान रखिएगा, चूंकि बच्चा जो होता है ना वो कल्पना जगत में विचरण, मतलब उसके अंदर अलग अलग प्रकार के भाव आते हैं, विचार आते हैं, वह बहुत कुछ बनना चाहता है, या उसके अंदर हीरो अर्थात नायक नायिका के भावना आते हैं, सब चीज़ें आते हैं, तो इसलिए कल्पना जगत में विचरण शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों में होगा। ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछता है कि मिथ्य परिपक्वता काल किसे कहते हैं या झूठ बोलने की आयु किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे यही है दोस्तों, मिथ्य परिपक्वता काल, इसको हम लोग बोलते हैं बाल अवस्था, इस बात को याद रखेंगे। और याद रखेंगे किशोरावस्था पूछता है 12 से 18 साल तक होता है, इसे तूफान, संघर्ष, अपराध या नायक नायिका की अवस्था बोलते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। बालक मुख्य रूप से रंगों को पहचान कर लेता है कितने वर्ष की अवस्था में? याद रखेंगे, बालक जो होता है ना मुख्य रूप से रंगों की पहचान करना, मुख्य रूप से रंगों की पहचान मतलब ध्यान रखिएगा, सभी रंगों की पहचान भले न कर पाए, लाल, पीला, हरा, सफेद में वह अंतर समझ लेता है, तो यह जो अवस्था होती है ना, याद रखेंगे, बालक जो होते हैं ना, जब उनको उनकी माता कपड़ा पहनाती है तो वो लड़के बोलते हैं ये नहीं पहनेंगे, हम लाल वाला कपड़ा पहनेंगे, हम सफेद वाला कपड़ा पहनेंगे, तो यह जो अवस्था होती है वो 3 वर्ष की होती है। कौन सी दोस्तों? याद रखेंगे, जब 3 वर्ष की अवस्था जब बच्चा पूर्ण कर लेता है तो वह रंगों में डिफरेंस समझना स्टार्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 22 नंबर की बात बोलिएगा। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल को चलाना, यह कार्य किस अवस्था में बच्चा करता है, यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, सबसे पहले गलत ऑप्शन को हटा दीजिए। प्रौढ़ावस्था 18 साल के बाद की अवस्था होती है, ये तो गलत ही हो जाएगा। 3 चक्कों की साइकिल कब चलाएगा बच्चा? मतलब कि वह सही से चला नहीं पाता है, ठीक ना, वह छोटी अवस्था मानी जाती है। किशोरावस्था में तो 2 चक्के की साइकिल बच्चा चलाना स्टार्ट कर देता है, याद रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शैशवावस्था में बच्चा अभी सब चीज़ों को नहीं करना एक्टिव समझता है। और याद रखेंगे, आप लोग शैशवावस्था के साथ बिल्कुल ना जाइएगा, क्योंकि आपके अंदर एक माइंड में आ जाएगा शैशवावस्था में बच्चा 3 चक्के की साइकिल चलाता है, लेकिन नहीं दोस्तों, आज आपको ये गलती अपने मन से निकाल दीजिए। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल को चलाना, यह बाल अवस्था की अवस्था मानी जाती है, इस बातों को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था के साथ आप लोग नहीं जाएंगे, ये चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? आपको यही चीजें बता दूं दोस्तों, सर्वप्रथम बच्चा का किसके तरफ आकर्षित होता है? तो याद रखते हैं, सबसे पहले बालक जो होता है वह प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बातों को याद रखें। सबसे पहले बच्चा प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है, इस चीज को आपको ध्यान देना होगा, इस चीज को आपको समझना होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जब ये प्रश्न बना था तो विवादों में था, क्योंकि जिज्ञासा का मतलब होता है बच्चे के अंदर की कल्पना, मोटिवेशनल। तो बालक की जिज्ञासा का विकास, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। दमन आप करेंगे, एक सफल टीचर के नाते आप कौन सा प्रक्रिया करेंगे बच्चे के साथ? दमन करेंगे, क्या उसे शांत करेंगे, कि उसे आप लोग उत्तेजित करेंगे, उसे आप लोग सक्रिय करेंगे? जब इस चीज़ें आपके सामने आई थी तो यह विवादों में प्रश्न था, तो बालक की जिज्ञासा को आपको उत्तेजित करना है, ना कि शांत करना है, ना ही दमन करना है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तेजित करना है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 25 नंबर की क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यही आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है।
कि यहाँ पे देखिएगा सर्वप्रथम पहला ऑप्शन है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, यह तो रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, तो यह तो कथन सत्य होगा ही नहीं। याद रखेंगे लड़के और लड़कियां सब समान बुद्धिमान होते हैं, मतलब ये पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन पढ़े। जो आपका लिंग या जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, इसलिए ऑप्शन एक गलत होगा। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, लड़के और लड़कियां समान रूप से बुद्धिमान होते हैं, जो मतलब पढ़ने के ऊपर उनके डिपेंड करेगा। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है, तो बात सही है। यहाँ पे देखते हैं सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी गलत होगा। मतलब आपको ये देखना है, रूढ़िवादिता को दूर करना है, मतलब बच्चे बच्चियां समान भाव से आप देखेंगे, बच्चे भी पढ़ सकता है, बच्चे भी वो चीजें कर सकता है जो बच्चियां कर सकती है, अर्थात जो बच्चियां भी कर सकती हैं वो बच्चे भी कर सकते हैं। मतलब उनके अंदर आप लोग लिंग रूढ़िवादिता को नहीं दर्शाएंगे। कहीं भी आपको इससे रिलेटिव प्रश्न आए, उस प्रश्न को, उस ऑप्शन को आप सही मानिएगा जिसमें बच्चे और बच्चियों को समान भाव दिया जाए और वहां पे उनके अंदर अंतर न किया जाए, डिफरेंस न किया जाए। तो लिंग का बुद्धि से संबंध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महिला और पुरुष दोनों समान भाव से किसी कार्य को कर सकते हैं, इसका अर्थ यही होगा। चलिए आगे देखते हैं कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे किशोर अवस्था में, जो किशोर अवस्था होती है वह बच्चे की अवस्था कितने साल की होती है। जब ऐसे प्रश्न बने ना तो आपके माइंड में तुरंत बन जाना चाहिए कि बच्चा 12 से 18 साल का है और उसके अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह क्या चीज़ है। याद रखेंगे रुचियाँ, रुचियाँ बच्चे के सामाजिक विकास पर प्रभाव डालती हैं, बिल्कुल सही होगा। आवश्यकता ये भी होगा दोस्तों, अभिवृत्ति भी होगा, लेकिन जो किस चीज़ का उसके विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो और सुरक्षा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और सुरक्षा जो होती है ना वो बच्चे के सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं डालती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था की बात कर रहे हैं, ना कि शैशवावस्था बाल्यावस्था को नहीं, किशोरावस्था में पूछा है तो असुरक्षा जो होगी उसके सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं डालेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर की बात करेंगे कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है, वह कौन सी है दोस्तों। परंपराओं को धारण करने की अवस्था है, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था है, कि आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था है, कि आपकी स्व केंद्रित अवस्था है। तो याद रखेंगे आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था कहलाती है। ये बातों को याद रखेंगे। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित होती है वो होती है आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। आगे देखते हैं, शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्यों होती है आपको यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है, ऑप्शन आपके सामने, प्रश्न आपका यही कर रहा है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास में, संवेगात्मक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में और नैतिक विकास में। मतलब शरीर के आकार में वृद्धि मतलब उसका लंबाई भी बढ़ सकता है, भार भी बढ़ सकता है, वेट भी बढ़ सकता है। तो याद रखेंगे शारीरिक गत्यात्मक विकास में जो होता है ना, शरीर के आकार में वृद्धि को हम लोग डिनोट करते हैं या मापन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आधे प्रश्न तो आपके ऑप्शन और प्रश्न का जब आप लोग संलग्न करिएगा, पारस्परिक से उसका संबंध ढूंढिएगा, वहीं से आंसर उसका मिल जाएगा। अब देखिएगा शरीर के आकार में वृद्धि, तो शरीर के आकार में वृद्धि मतलब शारीरिक विकास से है, तो शारीरिक विकास इसमें जो मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, बिल्कुल आप सही चले जाइए उसके साथ। आगे देखते हैं किशोरावस्था एक नया जन्म है, उनमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है आपको बता दूं दोस्तों, याद रखेंगे इनकी एक पुस्तक भी है और याद रखेंगे किशोरावस्था के संबंधित बहुत से विचार अपना ये प्रस्तुत किए थे और उनका नाम है स्टेनली हॉल। याद रखेंगे स्टेनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन आपका स्टेनली हॉल का है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल से हो जाएगा। बहुत से चीजें याद रखेंगे किशोरावस्था संबंधित बहुत से अपने विचार इन्होंने प्रस्तुत किया है। स्टेनली हॉल आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाइल्डहुड इनकी एक नई पुस्तक भी थी, याद रखेंगे चाइल्डहुड, याद रखेंगे बचपना नाम से एक इनका पुस्तक भी है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर की बात करेंगे, बालक का विकास परिणाम है। याद रखेंगे बालक का विकास परिणाम क्या है, वंशानुक्रम है कि आपका वातावरण है कि आर्थिक कारकों का है कि वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया है। याद रखेंगे कभी भी आपको प्यारे सीडीपी या बाल विकास का परीक्षा में प्रश्न को हल करना हो, अगर आपको कुछ भी चीज़ें ना आए तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा ना, देखिएगा जिसमें याद रखें वंशानुक्रम के साथ जाइएगा तो वातावरण छूटेगा, वातावरण के साथ जाएगा तो वंशानुक्रम छूटेगा, और यहाँ पे ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी देखिए कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया जो होती है वो बालक विकास का परिणाम होता है, या इसकी परिभाषा भी होती है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट को कवर करिए, क्योंकि जब आप लोगों के लिए एग्जाम से अब कम समय है, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो आपके लिए बहुत चीजें आसान होती चली जाएगी। और आपसे मेरा एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। और याद रखेंगे जितने भी आपके फ्रेंडशिप सर्कल में लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सी टेट या टीचर एग्जाम की, उनको एक वीडियो शेयर करके आप हमारी एक छोटी सी मदद भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, याद रखेंगे मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो कौन सा है जो मानसिक विकास का संबंध इसमें नहीं रखता है, यही आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे तो मानसिक विकास का संबंध शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से नहीं है कि तर्क एवं निर्णय। याद रखेंगे बच्चा कब तर्क और निर्णय करता है, तो याद रखें मानसिक विकास का जो संबंध है तर्क एवं निर्णय से है। स्मृति का विकास मतलब मस्तिष्क का विकास ये भी है दोस्तों। अवबोध की क्षमता ये भी मानसिक विकास से संबंध रखता है। लेकिन याद रखेंगे मानसिक विकास का संबंध नहीं है तो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से नहीं है। यह किससे संबंध है दोस्तों, शारीरिक विकास से है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 32 नंबर की बात करेंगे। तनाव और क्रोध की अवस्था किसे बोलते हैं? तनाव, क्रोध, अपराध, संघर्ष की अवस्था याद रखेंगे किसको बोलते हैं दोस्तों, तो यह जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। 12 से लेकर 18 साल तक यह अवस्थाएं मानी जाती है। और तनाव, क्रोध, अपराध की सब अवस्थाएं किशोरावस्था को बोलते हैं। इस चीजों को याद रखेंगे। नायक नायिका की अवस्था भी होती है किशोरावस्था। आगे देखते हैं किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। वजन बढ़ाने की शिक्षा की, कि आपकी समायोजन की, अच्छे परिणाम देने की। आपको बता दें किशोरावस्था की प्रमुख समस्या होती है समायोजन की। बच्चा अपने को समायोजित नहीं कर पाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे के अंदर बहुत से विकार आते हैं। बच्चा कभी कुछ बनना चाहता है, कभी कुछ बनना चाहता है। बच्चे का मानसिक विकास जो होता है ना बहुत ज्यादा इसमें हो चुका होता है। बच्चा कभी अगर डीएम को देखेगा तो डीएम बनना चाहेगा, टीचर को देखेगा टीचर बनना चाहेगा। अगर वो किसी भी चीज को देखता है उस चीजों के प्रति वो आकर्षित होने लगता है, तो समायोजित नहीं कर पाता है अपने आप को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किशोरावस्था का जो बालक होता है समायोजित नहीं कर पाता है। मानसिक याद रखेंगे उसके अंदर जो टेंशन होते हैं ना, टेंशन किस अवस्था में सबसे ज्यादा विकसित होते हैं, तो बच्चे के अंदर टेंशन आ जाता है। यह जो होता है किशोरावस्था की विशेषता है, बच्चा टेंशन करने लगता है। याद रखेंगे यहाँ पे बच्चा तनाव की अवस्था इसे बोलते हैं। बच्चा अपने आप को तनाव महसूस करने लगता है। 12 से 18 साल की अवस्था होती है। इस चीजों को याद रखेंगे। तूफान, अपराध की अवस्था इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं 34 नंबर की बात करेंगे। व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है दोस्तों? याद रखेंगे व्यक्तित्व विकास। याद रखेंगे व्यक्तित्व विकास का मतलब है बिहेवियर डेवलपमेंट, मतलब व्यवहार में परिवर्तन। याद रखेंगे अधिगम एवं वृद्धि से है, कि आपका व्यक्तिवृत्त अध्ययन से है, कि आपका उपचारात्मक अध्ययन से है, कि इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास का मतलब होता है दोस्तों अधिगम एवं वृद्धि से। जब बच्चा सीखेगा, अधिगम एवं वृद्धि करेगा, तो उसके व्यक्तित्व विकास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी है। आपको मैंने अभी बताया भी था कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का उन्होंने वर्णन किया है। पहला जो थी संवेदी गामक अवस्था है, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। फिर सेकेंड नंबर पर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपका 2 से 7 साल तक चलती है। और 3 नंबर पर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो आपका 7 से कितने साल तक, 11 साल तक चलती है। और 4 नंबर पर आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 साल से बाद की अवस्था होती है या 15 साल तक चलती है। इसको आपको ध्यान देना होगा। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में उन्होंने वर्णन किया है। इस चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तो आपको याद ही करना है। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर का। आप बात देखिएगा दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? याद रखेंगे कोई व्यक्ति है या कोई बालक है, एक प्रभावकारी तरीके से कोई हुनर सीख रहा है, वह कैसे सीखेगा? तो अच्छा तरीका से सीख सकता है। अवलोकन करके, कि वह सुनकर सीखेगा तो अच्छा सीखेगा, कि पढ़कर, कि खुद करके। आपको मैंने बताया है कि कभी भी पेडागोजी के ऐसे प्रश्न आपके सामने आ जाएं तो आप बिल्कुल चिंतित ना हो, बिल्कुल आप समस्या में ना पड़ें। आप देखिएगा बच्चा कहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है। याद रखेंगे बच्चा जो है ना सबसे ज़्यादा कहाँ पे एक्टिव है, आप लोग देखिएगा। अवलोकन करेगा वहाँ पे बच्चा एक्टिव होगा, कि सुनकर पढ़ेगा तहाँ पे होगा, कि पढ़कर वह सीखेगा वहाँ पे होगा। खुद करेगा, जब बच्चा प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करेगा ना तो उस चीज़ को प्रभावकारी तरीके से उस हुनर को बच्चा सीखेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव
ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो बच्चा को जब कोई भी चीज़ आप सिखा रहे हो तो बच्चे को स्वयं करने के लिए छोड़ देंगे ना। आप देखेंगे बच्चा जहाँ पे गलती कर रहा है उस चीज़ों को आप केवल समझाएंगे, सिखाएंगे और बच्चा सब चीज़ों को सर्वप्रथम लीन होके और शारीरिक गति करके उस चीज़ों को सीखेगा, खुद करके सीखेगा। तो वह प्रभावकारी तरीका होता है सीखने का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मानसिक विकास को प्रभावित करने का कारक नहीं है। याद रखेंगे जो मानसिक विकास होता है मतलब मस्तिष्क विकास मतलब स्मृति विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक नहीं है, यही बताना है दोस्तों। कौन सा कारक नहीं है? परिवार व वातावरण। ये तो है दोस्तों, परिवार और जो उसका वातावरण होता है वो मानसिक विकास को प्रभावित करता है, सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है। याद रखेंगे परिवार की सामाजिक स्थिति ये भी करती है दोस्तों, परिवार की आर्थिक स्थिति ये भी करती है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है? तो धार्मिक वातावरण जो होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे यह बच्चे का मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस चीजों को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने दिया था? तो नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत आपके कौन देने वाले महान मनोवैज्ञानिक हैं? तो कोहलबर्ग हैं। याद रखेंगे कोहलबर्ग ने नैतिक वर्ग का अवस्था सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? याद रखते हैं जो वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग, याद रखेंगे वंशानुक्रम से संबंधित अपना विचार देने वाले महान मनोवैज्ञानिक का नाम है मैकडुअल, और मैकडुअल ने चूहों पर प्रयोग करके यह चीज दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल से हो जाएगा। इस चीजों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे इसमें से कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, यही बताना है। जो खुश मिजाज होता है, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक होता है, ये भी होता है। ऊर्जा का उच्च स्तर वाला बालक ये भी होता है। लेकिन याद रखिएगा ऊर्जावान मित्रवत बालक का जो लक्षण नहीं होता, जो आसानी से चिढ़ जाए, मतलब छोटी छोटी बातों पर चिढ़े, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करे, गुस्सा करे, यह जो होता है ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल से हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर यूपी टेट का प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 41 नंबर की बात करेगा। किशोरा अवस्था प्रारंभ होती है, मैंने तो बता दिया जो किशोरा अवस्था होती है ना वो 12 से लेकर 18 साल तक होती है, और 12 से स्टार्ट होती है। आपका 12 जो होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं वर्णमाला की पहचान कितने वर्ष में बच्चा शुरू कर देता है, आपको यही बताना है दोस्तों। तो जो वर्णमाला की पहचान होती है ना वह बच्चा 4 वर्ष की अवस्था में शुरू कर देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 वर्ष की अवस्था में बच्चा शुरू कर देता है। इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, किस चीज को जाने, यही चीज आप लोगों को बताना है दोस्तों। याद रखेंगे विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, ये बात सही होगा, कि विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, कि विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, कि विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। याद रखें कार्य निष्पादन को भी जानना चाहिए, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को भी जानना चाहिए, विद्यार्थियों के जो व्यक्तिगत रुचियां है उसको भी जानना चाहिए। याद रखें अगर सभी चीज़ों को जानना चाहिए बच्चे के एक अच्छा विकास के लिए, तो विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जो शिक्षक होगा उसे सुनकर ही बच्चों का विकास संभव करा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक सफल टीचर का गुण होगा कि बच्चे के सभी विकास को, सभी चीज़ों को सुनेगा और उसके अनुसार वह विकसित करने की कोशिश करेगा। इस बातों को याद रखिएगा। 44 नंबर की बात करेंगे। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यार्थियों की प्रशंसा कहाँ पे की जानी चाहिए? एकांत में, कि आपका अलग से, कि लोगों के बीच, कि व्यक्तिगत रूप से? याद रखेंगे विद्यार्थियों की प्रशंसा कहाँ पे की जानी चाहिए? तो याद रखेंगे एकांत में करने का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, अलग से करेगा कोई भी इसका अर्थ नहीं निकलेगा, व्यक्तिगत रूप से नहीं निकलेगा, लोगों के बीच करनी चाहिए। इससे बच्चे के अंदर आंतरिक मोटिवेशनल की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की प्रशंसा लोगों के बीच करनी चाहिए। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। याद रखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा। बच्चे में सीखने की जो क्षमता होती है वह जन्मजात क्षमता होती है। यह कथन किसका है? अगर ऐसे भी प्रश्न पूछे आप तुरंत चले जाइएगा किसके साथ दोस्तों, तो याद रखेंगे नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की का यह कथन है दोस्तों, याद रखेंगे नोम चॉम्स्की का एक कथन है। क्या कथन है दोस्तों? कि बच्चे में जो सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीजों को याद
याद रखेंगे। बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, बच्चा नकल करके सीखता है, यह स्किनर का कथन है कि इन्होंने बताया था कि बच्चा जो होता है ना नकल करके सीखता है, यह कथन है दोस्तों, याद रखेंगे। नकल करके या अनुकरण करना, अनुकरण करना का मतलब भी होता है नकल करना, यह कथन बीएफ स्किनर का है, इसको आप लोग याद रखेंगे, इस चीजों को याद रखेंगे। आपको बता दें ले वाइगोत्स्की बहुत ज्यादा पूछता है कि जो आपके वाइगोत्स्की है यह जो कथन दिए थे कि बच्चा समाज से सीखता है, बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके, बच्चा समाज से आंतरिक क्रिया करके सीखता है, ले वाइगोत्स्की का कथन है, इस चीजों को ध्यान रखेंगे। 46 नंबर की बात करिएगा, इस अवस्था में बच्चे को मित्र परिपक्वता समय भी कहता है, याद रखेंगे। विद्यालय की अवस्था, मित्र परिपक्वता की अवस्था, टोली की अवस्था, स्मार्टनेट की अवस्था, स्मार्टनेस की अवस्था किसे बोलते हैं, तो याद रखेंगे यह अवस्था जो होती है वह बाल्य अवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र परिपक्वता का मतलब होता है झूठ बोलना। क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, बच्चे के झूठ बोलने की अवस्था इसी को बोलते हैं। बच्चा इस अवस्था में झूठ बोलता है, यह अवस्था जो होती है वह बाल्य अवस्था होती है। इसको हम लोग टोली समूह की अवस्था बोलते हैं या गैंग की अवस्था बोलते हैं, इस चीजों को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं 47 नंबर की बात करिएगा, शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। शैशव अवस्था की विशेषता क्या नहीं है आपको ये बताना है। शारीरिक विकास की तीव्रता कि आपका दूसरों पर निर्भरता। शैशव अवस्था मतलब बच्चा जो होता है छोटा होता है, जो बच्चे के गर्भ अवस्था के बाद की अवस्था होती है, शैशव काल के बाद की जो अवस्था आती है वो शैशव अवस्था होती है। और शैशव अवस्था की अवस्था कौन सी नहीं है, तो शारीरिक विकास की अवस्था, विकास की तीव्रता ये भी है दोस्तों, दूसरों पर निर्भरता ये भी है दोस्तों, याद रखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे मानसिक विकास में तीव्रता ये भी है। नैतिकता का होना बिल्कुल दोस्तों, इसमें बच्चे के अंदर नैतिकता ये विशेषता नहीं है, याद रखेंगे। इस अवस्था में बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चे के अंदर नैतिकता का विकास नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 48 नंबर की बात करेगा, बाल मनोविज्ञान का डॉट डॉट सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है, याद रखेंगे। तो जो बच्चों के बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत होता है ना, वह किस चीज पर, व्यवहारात्मक पर आधारित होता है कि क्रांतिक अवस्था समूह पर होता है कि संज्ञानात्मक पर होता है, नहीं, मनोविश्लेषणात्मक, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे मनोविश्लेषणात्मक भरा जाएगा। तो बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4-5 साल का बच्चा है ना, तो व्यवहार पर नहीं जाएंगे, उसके क्रांतिक अवस्था समूह पर नहीं जाएंगे, संज्ञानात्मक विकास पर नहीं जाएंगे, मनोविश्लेषणात्मक विकास पर जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, बहुत कम समय में प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बहुत प्रश्नों को हल कराया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर की बात करिएगा, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखा है, और यह पुस्तक किनकी है, बहुत चर्चित पुस्तक है, और यह पुस्तक है डार्विन की। किनकी है दोस्तों, याद रखेंगे डार्विन की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 नंबर की बात करेगा, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है। तो मानकीकृत जो परीक्षण होता है विश्वसनीयता उसके अंदर होती है, बिल्कुल सही, वैधता उसके अंदर होती है, ये भी सही होगा, मानक भी उसको माना जाता है, याद रखेंगे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ जो होता है उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों 50 प्रश्नों को हमने कवर किया बहुत आसान तरीके से। आशा करते हैं ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपकी बहुत मदद पहुंचाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आज की वीडियो से हमें दीजिए विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।